हेलो स्टूडेंट, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द मेटल कार्बिन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेटल कार्बिन के ऊपर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि मेटल कार्बिन क्या होता है। मेटल कार्बिन में अगर हम देखें तो मेटल कार्बिन का मतलब क्या होता है कि द बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन मेटल एंड कार्बन। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि मेटल के और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना। ठीक है, अब ये कहता है मेटल कार्बिन। मेटल कार्बिन का मतलब होता है कि मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड बनना और वो भी डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब कार्बिन जैसे कि हम कहते हैं एल्कीन, ठीक है, सॉरी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और हमारे पास क्या होता है एल्काइन होता है। ठीक है, एल्केन में क्या होता है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो सेम ऐसे ही जैसे हम आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में हम मेटल कार्बिन कार्बाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल कार्बिन क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड कार्बिन, की जो बॉन्ड है वो किन के बीच में बनता है, मेटल के बीच में बनता है एंड कार्बिन के बीच में बनता है। मेटल कार्बन डबल बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड इज ए मेटल कार्बिन बोलते हैं। कार्बिन का मतलब क्या होता है, कार्बिन जो है वो कैरी करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इन इट वैलेंस सेल के अंदर। जो कार्बिन होते हैं ना वो 6 इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं अपनी वैलेंस सेल के अंदर। ठीक है, जो कार्बिन का कंपाउंड होता है। ठीक है, जो हम यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन तो देख ली है कि मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना ही मेटल कार्बिन कहलाता है। जो कार्बिन होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है अपनी वैलेंस सेल के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। 6 में से 4 बॉन्ड मतलब 4 कार्बिन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है अपनी वैलेंस सेल में, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके वो बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और 2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके नॉन बॉन्ड रहेंगे, जो किसी के साथ बॉन्ड ये नहीं बनाए होएगा। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि 4 जो है वो बॉन्डिंग है, 2 यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बिन कैरी करेगा 6 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस सेल के अंदर, जिसमें से 4 पेयरिंग होते हैं, 2 जो है वो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, जिनको हम बोलेंगे कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किए हुए होते हैं। इसकी जो जनरल फार्मूला होता है मेटल कार्बिन का वो ये होता है, कार्बन है, कार्बन 2 के साथ तो बॉन्ड बनाएगा और 2 इसके नॉन बॉन्डिंग होते हैं, जैसे कि Cr2 मोलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट अपना आ गया CH2 का मोलिक्यूल, इसमें 2 नॉन बॉन्डिंग रहते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास CHR का मोलिक्यूल हो गया। ये जो होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं कि ये कार्बिन ही है हमारे पास। द मेटल कार्बिन अनस्टेबल होते हैं। जो मेटल कार्बिन होता है वो अनस्टेबल होता है फ्री स्टेट में। जब भी आप मेटल कार्बिन को स्टडी करोगे तो मेटल कार्बिन आपका अनस्टेबल होता है फ्री स्टेट के अंदर, और साथ ही साथ ये क्या होता है, दे आर द थर्मोडाइनमिकली एंड काइनेटिकली अनस्टेबल होगा। ये मेटल जो कार्बिन है वो फ्री स्टेट में भी अनस्टेबल होता है, थर्मोडाइनमिकली काइनेटिकली भी अनस्टेबल होता है। इसका रीज़न होता है, दिस रीज़न दे फॉर्म मेटल कार्बिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि मेटल कार्बिन ये इसका थर्मोडाइनमिकली और काइनेटिकली अनस्टेबल होने का कारण होता है कि ये फॉर्म करेगा मेटल कार्बिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए ही ये अनस्टेबल होता है। हमने जनरल फार्मूला पहले ही स्टडी कर लिया है कि CH2 मोलिक्यूल जैसे कि CHR मोलिक्यूल, इसमें ये जो 2 जो शो कर रहे हैं ना ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं। जैसे कि हम इसको एक स्ट्रक्चर से समझेंगे, ये अपने पास एक कार्बिन है। ठीक है, ये अपने पास एक कार्बन है जिसमें इसने 2 बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, 2 इसने शेयर कर लिए इस एल्काइल मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने में, और 2 इसके क्या रह गए, नॉन बॉन्ड रह गए। ठीक है, जो कि 2 इसके नॉन बॉन्डिंग है, 4 इसके बॉन्डिंग है। अब नेक्स्ट आता है कि जो फ्री कार्बिन होता है ये 2 स्पिन को कंटेन करता है। कितनी स्पिन को कंटेन करता है, 2 स्पिन को कंटेन करता है। वन ऑफ इज द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, एक होती है सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट स्पिन होती है, एक होती है सिंगलेट स्पिन और एक होती है अपने पास ट्रिपलेट स्पिन, जिसको हम आगे स्टडी करके देखेंगे कि सिंगलेट कार्बिन वर्सेस ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन होता है जो कंटेन करता है 2 पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो सिंगलेट कार्बिन होते हैं ना ये कंटेन करता है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करेगा। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है ना उसमें तो पेयरिंग होगी, बट ट्रिपलेट कार्बिन क्या करती है, देखो सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में अंतर होता है। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने पास, जो सिंगलेट कार्बिन के अंदर जो स्पिन होंगी ना वो कैसी होंगी,
सिंगलेट कार्बिन के अंदर जो स्पिन होती हैं वो पेयर्ड में होंगी, और वो स्पिन किस में पेयर्ड में होंगी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड में होंगी। बट इन केस ऑफ द ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होगी कि जो अपने पास जो स्पिन प्रेजेंट होंगी वो कैसी होंगी, अनपेयर्ड में होंगी। ठीक है, इसमें तो स्पिन कैसी थी, पेयर्ड थी, और वो किस में पेयर्ड थी, एक ही ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में थी, sp2 में। बट ट्रिपलेट के केस में ऐसा नहीं होता है। ट्रिपलेट के केस में क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्पिन तो पाई जाएगी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक स्पिन अपनी होगी p ऑर्बिटल के अंदर। इसमें हमें देखो सिंगलेट कार्बिन क्या कहता है, सिंगलेट कार्बिन कहता है कि ये कंटेन करेगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। और ट्रिपलेट कार्बिन की कंडीशन में क्या होता है कि ट्रिपलेट कार्बिन कंटेन करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करती है, जिसमें से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा हमारा p हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। सिंगलेट कार्बिन जिसमें पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रिपलेट जिसमें पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास होती है सिंगलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर है। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है कि ये कार्बन है जिसने 2 एल्काइल ग्रुप के साथ तो बॉन्ड बना लिया, मतलब 4 बॉन्ड इसके क्या है, बॉन्डिंग में है, और 2 इसके नॉन बॉन्डिंग में है। तो ये इसकी p ऑर्बिटल है जो वैकेंट है। ठीक है, बट इसकी जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है। इन केस ऑफ द ट्रिपलेट कार्बिन में क्या है कि ट्रिपलेट कार्बिन में p ऑर्बिटल में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बोथ सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन आर मोनोहैप्टो 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स दैट फॉर्म द मेटल कार्बन डबल बॉन्ड। जो सिंगलेट कार्बिन है अपनी ट्रिपलेट कार्बिन है वो मोनोहैप्टो इलेक्ट्रॉन लिगेंड है जिसमें मेटल कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। अब आती है क्लासिफिकेशन की बात कि मेटल कार्बिन को जब आप क्लासीफाई करोगे तो ये 2 टाइप की होती है, एक तो होती है फिशर कार्बिन और एक होती है हमारे पास स्क्रू कार्बिन होती है। फिशर कार्बिन और स्क्रू कार्बिन, देखो फिशर कार्बिन क्या होती है, जो फिशर कार्बिन है ये हमारी फर्स्ट कार्बिन कॉम्प्लेक्स है जो मैसबोल वाज मेड बाय फिशर मैसबोल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इन 1964 के अंदर। इट वाज प्रिपेयर्ड, ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक के कारण प्रिपेयर्ड होता है। देखो जब हम फिशर और स्क्रू कार्बिन का आगे मतलब आने वाली वीडियो लेक्चर में जब हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे तो डिफरेंस के अंदर हम देखेंगे कि जो फिशर कार्बिन है, जो हमारी स्क्रू कार्बिन है, फिशर कार्बिन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, इसलिए इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक का क्या होता है, अटैक होता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट कार्बिन कॉम्प्लेक्स है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला जो अपने मेटल कार्बिन में फर्स्ट कार्बिन कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है। तो पहला जो कार्बिन कॉम्प्लेक्स है वो है फिशर कार्बिन कॉम्प्लेक्स जो मैसबोल ने डिस्कवर किया था इन 1964 के अंदर। फिशर कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिल का अटैक होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम लेते हैं हेक्सा कार्बोनिल, टंगस्टन हेक्सेन कार्बोनिल। एक एग्जांपल है टंगस्टन या ये कहें हेक्सा कार्बोनिल टंगस्टन। हेक्सा कार्बोनिल टंगस्टन है, हेक्सा कार्बोनिल टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन है। इसके ऊपर हम अटैक करवाएंगे एल्काइल लिथियम का। तो हेक्सा कार्बोनिल की स्ट्रक्चर क्या होती है, CO5 W और एक CO इसके आगे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये W के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ऑक्सीजन जब इसके ऊपर एल्काइल लिथियम का अटैक होता है, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, ये पॉजिटिव। इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये R एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी CO5W डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आएगा R ग्रुप और ये होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा हमारा लिथियम ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, लिथियम ग्रुप अटैच होगा। तो ये हमने बना लिया है हेक्सा कार्बोनिल टंगस्टन के ऊपर हमने किसका अटैक करवाया, एक न्यूक्लियोफिल का अटैक करवाया। नेक्स्ट हम मतलब देखो हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल गया है। अब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जब हम
CH2N2 मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में या फिर मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जो ये लिथियम ग्रुप है ये लीव कर जाएगा और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फिशर कार्बिन बोलते हैं। ठीक है, फिशर कार्बिन है। और ये जो फिशर कार्बिन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो हमने पहले ही बता दिया है कि फिशर कार्बिन ऑलवेज एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, या ये कहें कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने के कारण। और इलेक्ट्रोफिल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जिसके ऊपर ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है। ये किससे प्रिपेयर्ड होता है, न्यूक्लियोफिलिक के अटैक से प्रिपेयर्ड होता है। न्यूक्लियोफिल है एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहें कि अटैक ऑफ द अमाइन, जैसे कि हमने जो ये कॉम्प्लेक्स तैयार किया है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स से हमने जो ये अपना फिशर कार्बिन जो प्रिपेयर किया है इसके ऊपर हम डिफरेंट न्यूक्लियोफिल का अटैक करवा के देखते हैं तो कैसे होगा। देखो, हम इसके ऊपर अटैक करवाते हैं, NHR2 ग्रुप का अटैक करवाएंगे। तो जब हम NHR2 ग्रुप का अटैक करवाएंगे, जैसे कि CO5 टंगस्टन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके एक साइड है ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे है इसका R ग्रुप। ठीक है, जब हम इसके ऊपर NHR2 ग्रुप का अटैक करवाएंगे, जब आप इसके ऊपर इसका अटैक करवाओगे तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा। CO5W सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड भी तो यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन मिथाइल, ये हो गया R एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसके ऊपर नाइट्रोजन ने अटैक किया NR2 ग्रुप और ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, बाहर निकल जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, क्योंकि ये अपने इस बॉन्ड को इसी को ही डोनेट कर जाएगा। तो बाहर हमारा क्या निकलेगा, एक मिथेनल ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे CO5W जो यहाँ पे ग्रुप वापस गया था ये वापस से यहाँ पे रिस्टोर होगा, कार्बन डबल बॉन्ड R ग्रुप होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा अपना NR2 का ग्रुप होता है। तो ये हमारी प्रिपेयर्ड हो चुकी है जब हमने फिशर कार्बिन के ऊपर किसी भी न्यूक्लियोफिल का अटैक करवाया है, उसके बाद ये रिएक्शन होगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पे हम अमाइन ग्रुप का अटैक करवाएंगे तो सेम रिएक्शन वही होगी। देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा और ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप तो बाहर लीव कर जाएंगे, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिथेनल ग्रुप बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। सेम ऐसे ही इसमें होगा। तो ये हमारी रिएक्शन थी फिशर कार्बिन की। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि देखो, मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में हमने तो कहा है कि मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो उसको हम फिशर कार्बिन बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मेटल कार्बन का बॉन्ड बनता कैसे है। ये बनता है, फिशर कार्बिन एक सिंगलेट कार्बिन होती है। ठीक है, जो फिशर कार्बिन है वो सिंगलेट कार्बिन होती है। और सिंगलेट कार्बिन में हमने क्या पढ़ा था कि जो सिंगलेट कार्बिन जो है वो कंटेन करती है, पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करती है। और वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल के अंदर होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे इम्पटी ऑर्बिटल जो थी, अपनी इम्पटी जो ऑर्बिटल थी pz ऑर्बिटल ऑफ द कार्बिन के अंदर। जो कार्बिन है उसके अंदर जो p ऑर्बिटल थी, हमने देखा था कि p ऑर्बिटल उसके अंदर क्या थी, वैकेंट थी। कार्बिन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, यहाँ पे ये था। ठीक है, ये क्या थे, p ऑर्बिटल थे। ये क्या थी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, इसमें तो पेयर थे। तो ये जो sp2 और ये जो p ऑर्बिटल होती है ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है मेटल की, ये सिग्मा बॉन्ड बनाती है। इम्पटी ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बिन की जो है वो एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फ्रॉम फील्ड मेटल d पाई ऑर्बिटल की तरफ से। एंड यहाँ पे मेटल कार्बिन के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देखो। मेटल कंटेन करती है एक फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, मेटल कंटेन करेगी फील्ड ऑर्बिटल और कार्बिन कंटेन करता है एक वैकेंट ऑर्बिटल को। मेटल के अंदर क्या होती है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। मेटल डोनेट करेगा, मेटल इसलिए क्योंकि देखो मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण मेटल के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण ही तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बिन को, और कार्बिन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस के द्वारा
द्वारा मेटल के बीच में और कार्बिन के बीच में डबल बॉन्ड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि फिशर कार्बिन कैसे बना, फिशर कार्बिन में बॉन्ड कैसे बना। मेटल है, इसमें ये sp2 हाइब्रिड फील्ड ऑर्बिटल होती है, इनके बीच में मतलब ये अपने बॉन्ड को इस वैकेंट p ऑर्बिटल की तरफ क्या करेगा, डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है पाई ऑर्बिटल की वो लार्जली लोकलाइज्ड होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पाई इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, लार्जली लोकलाइज्ड होती है ऑन मेटल एटम की तरफ। कन्वर्सली द वैकेंट पाई ऑर्बिटल इज मेनली लोकेटेड ऑन द कार्बन एटम। इसमें कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पाई ऑर्बिटल की वो लार्जली लोकलाइज्ड होती है मेटल एटम की तरफ, और कन्वर्सली वैकेंट पाई ऑर्बिटल इज मेनली लोकेटेड होती है कार्बन एटम की तरफ। देयरफॉर अटैक बाय द न्यूक्लियोफिल बिकॉज डायरेक्ट मेटल कार्बन डोनेशन होगा। ठीक है, एक बार तो मेटल का और कार्बन का डोनेशन होगा, इज ओनली पार्सली कन्फ्रेंस्ड बाय द मेटल कार्बन बैक डोनेशन होगा। एक बार तो हम देखेंगे जब न्यूक्लियोफिल का अटैक होता है तो मेटल कार्बन जो है अपने बॉन्ड को यहाँ पे मेटल की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब अटैक हो जाता है उसके बाद वापस से मेटल की तरफ जो बॉन्ड गया था वो वापस से क्या करेगा, बैक डोनेशन शो करता है। तो ये हमारा था फिशर कार्बिन। देखो हमने पिछले अभी स्टडी किया है कि अगर मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी तो वो क्या कहलाएगी, डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, और कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन CO के बीच में। देखो कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में भी तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो बॉन्डिंग बनती है वो कौन सी बॉन्डिंग बनती है, पी पाई बॉन्डिंग बनती है जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो, और मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो उस समय यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में डी पाई पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जब हम एक्सरे से मतलब जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को अप्लाई किया, जब एक्सरे में हमने स्टडी किया तो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड होता है, जैसे कि मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, लॉन्ग होता है, कार्बन का ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है, शॉर्ट होता है। मेटल कार्बन बॉन्ड इज शॉर्टर होता है, छोड़ के किसको, एक्सपेक्टेड सिंगल मेटल कार्बन के केस में। मेटल कार्बन बॉन्ड इज लॉन्गर होता है एक्सेप्टेड डबल बॉन्ड मेटल कार्बन के बीच में। देखो इसमें कहता है कि मेटल का और कार्बन का बॉन्ड शॉर्ट कब होगा, जब मेटल और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड की कंडीशन में सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होगा। अगर सिंगल बॉन्ड मेटल कार्बन का बॉन्ड लॉन्ग कब होगा, जब मेटल और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कार्बिन लिगेंड फिशर कार्बिन एंडरगो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के अंदर जाता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या होता है, जैसे कि CAN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, DMSO डाइल सल्फोक्साइड, इसमें क्या कहता है कि अपना जो ये ग्रुप है, ठीक है, CO मेटल के बीच में बॉन्ड होगा यहाँ पे, मतलब ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ से ये वाला जो ग्रुप है ये लीव कर जाएगा कंप्लीटली एज इट इज। इसका जो ऑक्सीजन है, मतलब देखो कार्बन को तो डबल बॉन्ड चाहिए, ये डबल बॉन्ड किससे ले लेगा, इस ऑक्सीजन से, तो ये ग्रुप अपना बाहर लीव करेगा, और सिलिकॉन 2 R ग्रुप इससे बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो वो ये कंडीशन बनती है। इसलिए कार्बिन एक ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन को भी शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्रू कार्बिन क्या होता है। तो स्क्रू कार्बिन के अंदर, स्क्रू कार्बिन में क्या होता है, देखो स्क्रू कार्बिन जस्ट 10 साल के बाद, मतलब फिशर कार्बिन के 10 साल बाद इसकी डिस्कवरी हुई थी। अभी जो स्क्रू कार्बिन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन होता है। मेटल और कार्बन के बीच में भी मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कार्बिन पे अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो ये है। स्क्रू कार्बिन कंटेन करेगी ट्रिपलेट कार्बिन को। ट्रिपलेट कार्बिन कंटेन करती है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जो ट्रिपलेट कार्बिन होती है, सॉरी जो स्क्रू कार्बिन होती है वो ट्रिपलेट कार्बिन होती है। और ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है कि 2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, मतलब इनमें पेयरिंग नहीं होती है। एक की पेयरिंग होगी sp2 ऑर्बिटल के अंदर और एक की पेयरिंग होगी p ऑर्बिटल के अंदर। अब हम देखेंगे कि स्क्रू कार्बिन और फिशर कार्बिन में क्या डिफरेंस है। ये एक बेस्ट ट्रिक है
दोनों को स्क्रू कार्बिन वर्सेस फिशर कार्बिन को लर्न करने की। एक वर्ड है सेंट फेजलो, जिसको आप याद करके दोनों में डिफरेंस को और दोनों मतलब फिशर का जो आपका मेटल कार्बिन है उसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। सेंट एस का मतलब है स्क्रू कार्बिन, यहाँ पे एफ का मतलब है फिशर कार्बिन। स्क्रू कार्बिन कहती है कि जो स्क्रू कार्बिन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, ठीक है, और ये जो है ट्रिपलेट मतलब ट्रिपलेट स्पिन को कंटेन करता है। और ट्रिपलेट स्पिन के साथ साथ यहाँ पे क्या होती है कि ये ईयरलियर ट्रांजिशन होने के कारण इसमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। ट्रिपलेट ट्रांजिशन होने के कारण इसमें क्या होती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। और सेम मेटल कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग रोटेशनल बैरियर को शो करता है। इन सेम कंडीशन एफ फॉर द फिशर कार्बिन, एस फॉर द सिंगलेट स्पिन को शो करता है। सिंगलेट स्पिन का मतलब होता है फिशर कार्बिन हैव ए सिंगलेट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ईयरली ट्रांजिशन था तो इसमें लेट ट्रांजिशन है। लेट ट्रांजिशन होने के कारण लो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। मेटल कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, यहाँ पे वीक रोटेशनल बैरियर होगा। इसका रोटेशनल बैरियर कितना था, 60 to 100 किलोजूल मोल इनवर्स था। तो इसका रोटेशनल लेवल क्या है, बैरियर हाई है, और इसका रोटेशनल लेवल 1 से 15 किलोजूल का है जो कि लो है, ठीक है। जो फिशर कार्बिन होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, बट जो स्क्रू कार्बिन होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। 18 जो इलेक्ट्रॉन रूल होता है उसको फॉलो नहीं करेगा। तो ये हमारी आज की फिशर कार्बिन मेटल कार्बिन के ऊपर टॉपिक था। कल वाली वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टबिन रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच।